अगर ये जमहूरी हक है आपका एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, तो भी हम यही कहेंगे कि आप भगोड़े हैं। हमारे नज़र में तो भगोड़े हैं, भगोड़े कोई गाली नहीं है, लेकिन समझ जाओ। तो फ्यूचर में जो हमारी पार्टी से उधर जा रहा, उसके बाद वक्त बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, हालात बदलेंगे, पार्टी बदलेगी। जब वो लोग फिर से बीआरएस में अगर आएंगे तो केटीआर साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, केसीआर साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, केसीआर साहब के घर के सामने, केटीआर साहब के घर के सामने, तेलंगाना भवन के सामने स्टिक लेके मैं ठहरूंगा। क्योंकि ये लोग जो हरकत कर रहे हैं इससे हमारी बदनामी हो रही। सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं, आप लोग वीआईपीस है, वीवीआईपीस है, आप लोग आपके मुकाम पे रहते हैं, वहाँ आके सवाल करना किसी की बस की बात नहीं है। कोई सवाल नहीं करता, सवाल हमसे कर रहे हैं क्योंकि हम पब्लिक इंटरेक्शन में हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन सर, बीआरएस सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर टीएमबीएस। बहुत ही ख़ास बात, एक नहीं दो चार बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आवाम के लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आवाम ढेर सारे सवाल उठा रही है। और अपने हैदराबाद में कैसा है, चील उड़ी तो भैंस उड़ी, ठीक है। हर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है। तो मैं इन सब के लिए जो लोग सवाल करते हैं, बार बार सवाल करना, अलग अलग जवाब देना, हर किसी को अलग अलग जवाब देने से बेहतर है मैं सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए से ये बता दूं कि एक्चुअली तेलंगाना स्टेट में हो रहा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले 2023 में तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, जहां पर कांग्रेस अपनी हुकूमत अमल में लाई आवाम को धोखा दे के, राइट, धोखा दे के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब से लेके आज तक पिछले 3 महीनों से, यानी 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज 101 दिन मुकम्मल हो चुके हैं ये लोग हुकूमत अमल में लाने के बाद। तो ये लोग सारे लोग जो है, कुछ लोग बोल रहे थे बीआरएस के लोग कांग्रेस में जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस के बीआरएस में आएंगे, और जो अपनी अपनी मर्जी में जो आया, जैसा अपना तसव्वुर है, जैसा अपने आंखों में जैसा नज़ारा दिख रहा, उस तरह से बातें पेश कर रहे थे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के बाद जो होता है उसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी में बताऊंगा। जैसे कि 2 दिन पहले रंजीत रेड्डी, एक एमपी बीआरएस के, और एक दानम नागेंद्र, हमारे नज़र में खुले अल्फाज में बताऊं, अगर ये जमहूरी हक है आपका एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, तो भी हम यही कहेंगे कि आप भगोड़े हैं। हमारे नज़र में तो भगोड़े हैं, भगोड़े कोई गाली नहीं है, लेकिन समझ जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग सवाल कर रहे, अरे भाई आपकी पार्टी ऐसा हो गई, नाव डूब गई, और फला हो गया, अला हो गया। देखो, जब तक आपको मालूमात नहीं है तब तक ये पॉलिटिशियंस, ये एमएलएस, एमपीस आपके साथ खेलते रहेंगे, आपके जज्बातों के साथ खेलते रहेंगे। जैसे कि अब जो स्कीम्स के ताल्लुक से बात करके हुकूमत अमल में लाए, 200 यूनिट फ्री, कहीं पर भी नहीं हुआ। 2-4 लोग आउट ऑफ लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल, राइट। एक बस फ्री करके दिखावा करती है, वहाँ पर भी हिंदू अपने सबके पेट पे मार के, ऑटो वालों के, ओबर ऑटो वालों के पेट पे लात मार के ये काम करे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई स्कीम नहीं दी अब तक कोई स्कीम अमल में नहीं आई। गैस 500 रुपये बोले, वो भी अभी नहीं हुआ। बोले सबको देंगे, बल्कि उसके बाद हुआ क्या, कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दानम नागेंद्र एक पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे थे, दानम नागेंद्र 20 से 25 साल का तजुर्बा है, पोलिटिकल तजुर्बा, और रंजीत रेड्डी को भी बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग अंगूठे छाप लोग होते हैं। ज़मीनों पे कब्जा करे, पैसा कमाए, वेंचर पैसा कमाए, ऐसा वैसा पैसा कमा रहे, लोगों को लूटे, पैसा कमाए, करोड़ों का रुपया रखे, ये पार्टी से दूसरी पार्टी में जम कर रहे हैं, भगोड़े बन जा रहे हैं। और जो ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे सैक्रिफाइसेस देकर पार्टी के लिए, आवाम के लिए, स्टेट के लिए जो काम करता है, वो लोग को कॉर्नर कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पार्टीज़ के लोगों के लिए ये एक सबक भी है, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते आप लोग। जिसके पास पैसा है उसको तवज्जो देते हैं। और जितना भी ये हो रहा है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शमूलियत हासिल करना, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना ही रिवाज है। लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि दानम नागेंद्र जो एमएलए कांग्रेस में शमूलियत हासिल करे, 200% ये एमएलए को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे बातें हैं जो आवाम नहीं जानती। आवाम का किस्सा ऐसा है, तिन्ना रावल तो तिन्ना, पन्ना रावल तो पन्ना। कुछ बोले तो मुंडी हिलाते, या तो हाँ बोलते या तो ना बोलते, बाकी की बातें कुछ मालूम नहीं। यहाँ पर होता ऐसा कि जब पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स, सियासत क्या है, यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह से तख्त बदलते हैं, किस तरह से
पॉलिटिशियंस खेल खेलते हैं या पार्टीज़ खेल खेलते हैं, हुकूमतें खेल खेलते हैं, जब तक ये आवाम को मालूम नहीं हुआ, आवाम के साथ ये लोग खिलवाड़ करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूमात नहीं है। इसलिए ये लोग, यही तो हुआ ना अब तेलंगाना स्टेट में जो गैस देते बोले 2,500 रुपये ख़वातीन को देते बोले, हर खातून को देते बोले, किसी को नहीं मिला। उसके बाद बोले वाइट रेशन कार्ड, पहले बोले सबको, हर स्कीम क्या थी, सबको सबको सबको, उसके बाद गिने चुने लोगों को, गिने चुने लोगों में से भी छाट के 25% भी नहीं दिए। अभी वो स्कीम्स भी शुरू नहीं हुए, जबकि 100 दिन मुकम्मल हो गए। इंपॉर्टेंट बात ये थी, मैं बताना चाह रहा था कि दानम नागेंद्र को डिस्क्वालीफाई होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि 1985 के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, राइट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का यह डायरेक्शन है कि कोई भी एमएलए या एमपी किसी भी पार्टी में, उसका भी एक वक्त होता, एक पीरियड होता, 3 महीने 6 महीने है, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर जाना है तो जा सकते हैं। फिर भी वहाँ पर भी कुछ कंडीशंस ऐसे हैं कि इनको अपनी सीट लूज़ करना पड़ता, लूज़ होती, वो लोग डिस्क्वालीफाई होते, ठीक है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी और हासिल करो। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि दानम नागेंद्र को चाहे एमएलए हो या एमपी हो, दोनों के लिए डिस्क्वालीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर एमएलए एक डिस्क्वालीफाई होता है तो कई सारे लोग ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि एक दौर ऐसा था जब कांग्रेस के लोग जितने भी थे वो बीआरएस में आए थे, उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर पढ़ते हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शंस दिया है अब तक, ये पॉलिटिक्स के बारे में, पार्टीज़ के बारे में, एमएलए एमपीज़ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बखूब मालूम हो जाता क्यों बीआरएस में उस वक्त कांग्रेस के लोग आए थे। वहाँ पर जायज़ कैसा था, यहाँ पर नाजायज़ क्यों है? ये दानम नागेंद्र का जाना या आने वाले दिनों में बीआरएस के कोई एमएलए अगर जाते हैं तो हर बात अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग सर्च क्या करेंगे? आपको मालूम है कहाँ से होते? मैं आपको बताऊंगा, एक हिंट दूंगा मैं आपको, 1/3 2/3 जो एमएलएस होते हैं किसी भी पार्टी में, 1/3 एमएलएस होते हैं, 2/3 एमएलएस होते हैं। 2/3 एमएलएस के लिए क्या है, किस तरह से वो लोग अपने पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, रिज़ाइन करके जा सकते हैं या रिज़ाइन नहीं करके जा सकते हैं। 1/3 में क्या है कंडीशंस, ये अगर आप जान लेंगे, आप खुद ही से जानना, आप खुद ही से अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सियासत है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पाबंदियां हैं, कहाँ कहाँ छूट दी गई है। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में और एमएलएस आने वाले हैं और जितने एमएलएस बीआरएस से कांग्रेस में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे कोई भी नहीं, ये भगोड़ा था चले गया, वो भगोड़ा था चले गया। हम खुले अल्फाज में बोल रहे हैं, भगोड़ा कोई गाली नहीं है। पहले थे लोग कांग्रेस में, अपने बचाव के लिए आए बीआरएस में, फिर अपने बचाव के लिए बीआरएस से कांग्रेस में चले गए। एक दौर में जब बीआरएस पार्टी में जितने भी एमएलएस आए थे, कोई भी एमएलए को खरीदा नहीं गया। आज रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 1 रुपया देके आपके कोई एमएलए को नहीं खरीदे। आपके कांग्रेस के एमएलएस भगोड़े थे, हमारी पार्टी में शमूलियत हासिल करे अपने बचाव के लिए। समझ रहे हैं ना? आज एक आध एमएलए कोई अगर आपकी पार्टी में आ रहा है तो वो आपकी हुकूमत है ये सोचकर अपने बचाव के लिए आ रहा है। और वहाँ पर भी मैं कई ऐसे बयानों में बता चुका हूँ और कई ऐसे पब्लिक मीटिंग्स में बता चुका हूँ कि जब हुकूमत आएगी, खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो ये लोग कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, पैसा लूटेंगे। और हमको ये बखूब मालूम है कि एक एक एमएलए जो आपके पार्टी में आना चाहता है, कोई अगर आपसे ये पूछता है कि वी वांट टू जॉइन योर पार्टी, तो आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स बन के कितना रोकड़ा मांग रहे हैं, ये भी है। आगे जाके इस सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होने वाली है।